तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है सुमेलित कीजिए, यानी कि इनको हमें क्या करना है, मिलान करना है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है आपका, माँ ने बच्चे को शिक्षक से पढ़वाया। ठीक, माँ ने बच्चे को शिक्षक से पढ़वाया। अब शिक्षक से पढ़वाया है यानी कि जब एक क्रिया किसी दूसरे व्यक्ति से कराई जाए, जब एक क्रिया किसी दूसरे व्यक्ति से कराई जाए तो वह हमेशा ही क्या कहलाती है, आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। यानी कि पहले का क्या होगा, आपका चौथा होगा। जैसे कि और एग्जाम्पल से समझें तो जैसे कि हम बोले कि सीता ने रानी से कपड़े धुलवाए। अब सीता ने किससे कपड़े धुलवाए हैं, रानी से, यानी कि उसने स्वयं क्रिया नहीं की है, रानी से करवाई है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, इसका नेक्स्ट देखते हैं। लड़का अपने मित्र से बतिया रहा है, लड़का अपने मित्र से बतिया रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए बी का है यहाँ पर, देखिए बी का हो जाएगा आपका नाम धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाम धातु हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम बोले एक संज्ञा है, एक संज्ञा शब्द है, उसके साथ आपने आना या इयाना या फिर ना, आना इयाना या ना प्रत्यय, किसी संज्ञा के साथ जब आप आना या इयाना या ना प्रत्यय जोड़ देते हो तो वहाँ पर भी हमेशा ही नाम धातु क्रिया कहलाती है। अब नाम धातु क्रिया के लिए यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे कि लतियाना, बतियाना, लज्जाना। ठीक, लतियाना, बतियाना, लज्जाना, ये सभी क्या कहलाएंगी, ये सभी आपकी नाम धातु क्रिया कहलाएंगी। ठीक, अच्छे से समझ आगे होगा। इसका नेक्स्ट देखते हैं। जब एक क्रिया जो होती है वह मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो, हमने क्या बोला, एक क्रिया जो होगी वह मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होगी तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। और इसकी पहचान कैसे करते हैं, तो वहां पर होता है मूल क्रिया, मूल क्रिया प्लस कर प्रत्यय। क्या, कर प्रत्यय। मूल क्रिया के साथ जब कर प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वहां पर वो क्या बनती है, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि नहाकर, नहाकर, धोकर या छोड़कर। ठीक, तो वहां पर वो क्या हो जाएगी, आपकी पूर्वकालिक क्रिया। जब एक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो रही हो तो वह क्या कहलाएगी, आपकी पूर्वकालिक क्रिया। अब लास्ट बचता है हमारा, यहाँ बोला गया है बच्चे हंस रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। क्या हंस रहे हैं, यदि हम यहाँ पर पूछें कि क्या हंस रहे हैं तो आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। जब उसका आंसर नहीं दे पाओगे, जब किसी क्रिया का हम आंसर नहीं दे पाते कि वह क्रिया के साथ कौन सा कर्म आएगा, यदि किसी क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं आता है तो वह हमेशा ही क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया। हमेशा ही याद रखिए दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक होती है आपकी सकर्मक, सकर्मक, और एक होती है आपकी अकर्मक। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जब क्रिया के साथ हमें कर्म की आवश्यकता हो तो वहां पर सकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया क्या होती है, तो अकर्मक क्रिया वह होती है जब किसी क्रिया के साथ हमें कर्म की आवश्यकता ना हो। और यहाँ पर देखिए क्या लगाकर यदि हम प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ पर यदि उत्तर आता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। देखिए यहाँ पर देखिए दो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट समझनी है सकर्मक क्रिया के अंदर। या तो किसी वाक्य में आप देखोगे तो वाक्य में आपका कर्म नहीं होना चाहिए। जब किसी वाक्य में आपका कर्म नहीं है तो वह आपकी क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक नहीं होगी। यदि यहाँ पर यदि कोई वाक्य है और उसमें कर्म नहीं है फिर भी वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सकर्मक क्रिया नहीं होगी, वहाँ पर भी सकर्मक क्रिया हो सकती है। क्यों हो सकती है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, क्या लगाकर प्रश्न पूछना है। ठीक, सिर्फ आपको दो ही चीज़ें देखनी है, पहला किसी वाक्य में कर्म है या नहीं, दूसरा यदि यहाँ पर क्या लगाकर यदि हम प्रश्न पूछते हैं और उत्तर आता है तो वह क्या हो जाएगी, आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चे हंस रहे हैं। अब हम पूछें क्या हंस रहे हैं, तो हंसने के बारे में आप कुछ भी नहीं बता सकते। जैसे कि हम बोले बच्चा पढ़ रहा है, अब हम बोले क्या पढ़ रहा है तो आप आंसर दे सकते हो, अखबार पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, पाठ पढ़ रहा है, कुछ भी आप आंसर दे सकते हो। तो पढ़ना क्या हो जाएगी, आपकी पढ़ना एक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। हंसना, रोना
हंसना हुआ, रोना हुआ और चलना हुआ, ये सभी क्या कहलाएंगी आपकी, जैसे कि सोना हुआ, ये सारी ही क्या कहलाएंगी, अकर्मक क्रिया कहलाएंगी। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो देखिए पहले का क्या हो रहा है आपका, पहले का हो रहा है आपका चौथा। ठीक, पहले का क्या हो रहा है आपका, चौथा हो रहा है। दूसरे की बात करें तो दूसरे का हो रहा है आपका तीसरा, दूसरे का क्या हो रहा है, तीसरा हो रहा है। अब यहाँ पर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या हो रहा है, तीसरा हो रहा है आपका यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया यानी कि दूसरा। ठीक, क्या हो रहा है, दूसरा। और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका पहला। 4 3 2 1। तो देखिए 4 3 2 1 कहाँ पर है, तो यहाँ पर 4 है ही नहीं, यहाँ पर 4 नहीं है। 4 3, यहाँ पर 1 2 है तो ये गलत हो जाएगा, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। ठीक, इसको नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है, क्या पूछा गया है हमसे, सकर्मक क्रिया। यहाँ पर यदि हम क्या लगाकर यदि प्रश्न पूछते हैं, यदि उत्तर आ जाता है तो वहाँ पर क्या होगी, आपकी सकर्मक क्रिया होगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दौड़, रो, नहा, लिख। ठीक, अब यहाँ पर बोलें क्या दौड़ रहा है, आप आंसर नहीं दे सकते। क्या रो रहा है तो ये भी आप आंसर नहीं दे सकते। क्या नहा रहा है तो ये भी आप आंसर नहीं दे सकते। लेकिन आप बोलोगे क्या लिख रहा है तो आप बोल दोगे कि नोटबुक लिख रहा है या पत्र लिख रहा है या कहानी लिख रहा है या किताब लिख रहा है, कुछ भी आप आंसर दे सकते हो। तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है। देखिए अकर्मक नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सकर्मक होनी चाहिए। ठीक, यानी कि उसके साथ कर्म होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं। दूसरा है आपका छोटे बच्चे बात बात पर हंसते हैं। तीसरा है आपका सुनील ने अपने पिताजी से फोन करवाया। ठीक, और चौथा है आपका आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो दौड़ना कैसी क्रिया होगी, तो दौड़ना आपकी अकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी, अकर्मक। अभी अभी हमने आपको बताया था अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिनके साथ कर्म की आवश्यकता ना हो। जैसे कि हम बोले कि राम दौड़ रहा है, तो क्या दौड़ रहा है आप बोलोगे, कुछ भी नहीं बोलोगे। ठीक, क्या लगाने पर प्रश्न आएगा, नहीं आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखो जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर यदि हम बोले कि दौड़ रहे हैं, क्या दौड़ रहे हैं, तो आपको ये आंसर नहीं करना है कि हिरन दौड़ रहे हैं। हिरन यहाँ पर नहीं आएगा, हिरन यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हिरन जो है वह एक सब्जेक्ट है। यदि वाक्य में देखा जाए तो हिरन जो है वह एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को कभी भी हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जो वाक्य में सब्जेक्ट होता है उसे हमें कभी भी सकर्मक क्रिया के साथ नहीं रखना है। सकर्मक क्रिया के साथ वही आएंगे जो कि ऑब्जेक्ट होंगे। हिरन के बारे में यदि आप बोलें कि कौन दौड़ रहा है तो हिरन दौड़ रहा है, तो हिरन को आप नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि हिरन इस वाक्य में जो है वह एक सब्जेक्ट है, एक कर्ता है, यह एक कर्म नहीं है। ठीक, कर्म कहाँ पर है, तो कर्म एक जंगल है। तो जंगल को दौड़ रहे हैं, जंगल दौड़ रहे हैं, नहीं दौड़ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका अकर्मक क्रिया होगा। अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका नेक्स्ट देखते हैं। छोटे बच्चे बात बात पर हंसते हैं, हंसते हैं। अब आप पूछोगे कि क्या हंसते हैं, तो आप क्या बोलोगे, कुछ भी नहीं बोल पाओगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अकर्मक क्रिया कैसे हो जाएगा, तो देखिए यदि आपसे पूछा जाए कि छोटे बच्चे बात बात पर हंसते हैं, अब पूछो यदि कोई पूछेगा क्या हंसते हैं, क्या हंसते हैं, तो आपको कभी भी इस प्रकार से आंसर नहीं देना है कि छोटे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे जो है इस वाक्य में क्या है, तो यह एक सब्जेक्ट है, यानी कि क्या है, कर्ता है। जो कर्ता होता है वह कर्म का रूप कभी भी नहीं ले सकता। और सकर्मक क्रिया के अंदर सदैव वही आते हैं जो कि कर्म होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट है, सुनील ने अपने पिताजी से फोन करवाया। क्या करवाया, फोन करवाया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्या करवाया, हम पूछे कि क्या करवाया, तो आप क्या बोलोगे, फोन करवाया। ये फोन जो है यह आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पर ये नहीं है, तो ये क्या होगा, आपका हमेशा ही ऑब्जेक्ट होगा, यानी क्या होगा, कर्म होगा। क्या होगा, कर्म होगा। अब यहाँ पर ये क्रिया है, क्रिया के साथ कौन जुड़ा हुआ है, तो कर्म जुड़ा हुआ है। क्रिया किसकी विशेषता बता रहा है, कर्म की बता रहा है। क्रिया किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जब कभी भी कोई भी क्रिया कर्म के साथ जुड़ी हुई होती है तो वह हमेशा क्या कहलाती है, सकर्मक। क्या कहलाती है, सकर्मक। सकर्मक का मतलब कर्म, कर्म जो है वह साथ में होना चाहिए। कर्म क्या है,
साथ में है, यानी कर्म क्या है यहाँ पर क्रिया के साथ में है, तो यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यदि यहाँ पर नेक्स्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर ये क्या होता है, देखिए आलसी बच्चे देर तक सोते हैं, क्या कहते हैं, देर तक सोते रहते हैं। अब सोते रहते हैं, यदि आपने पूछा क्या सोते रहते हैं, तो आप ये मत कभी भी बोलिए कि आलसी बच्चे। आलसी बच्चे जो है इस वाक्य में सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि ये एक कर्ता है, और कर्ता को कभी भी हम कर्म का रूप नहीं दे सकते। सोते रहते हैं, क्या सोते रहते हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आलसी बच्चे। आपको कुछ और जवाब मिलेगा तो अब आप दे सकते हो। यदि कर्म होता कोई क्रिया के साथ, यदि कोई कर्म होता तो हम मान लेते कि वह सकर्मक क्रिया है, ठीक। अब यहाँ पर सोते ये क्या होता है, हमने आपको पहले ही बताया था कि रोना, सोना, हंसना, ये सभी क्या कहलाती हैं आपकी, ये सभी आपकी अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये क्या हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक। जो भी कन्फ्यूजन या डाउट होगा वो आज के बाद आपका नहीं रहेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध, देखिए ध्यान से समझिएगा क्या बोला गया है, क्रिया का सीधा संबंध किसके साथ है, कर्म से होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो सबसे पहला है आपका कर्मवाच्य, दूसरा है आपका वाच्य, तीसरा है आपका कर्तावाच्य, और चौथा होता है आपका भाववाच्य, ठीक। और यहाँ पर बोला गया है क्रिया का संबंध जो है वो सदैव किसके साथ होना चाहिए, कर्म के साथ होना चाहिए, और कर्म के साथ किसके किसके लिए होगा, तो कर्मवाच्य, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक, सही नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला देखते हैं, यहाँ पर बोला गया है भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, ठीक। देखिए भाववाच्य जो होता है वह हमेशा ही अकर्मक क्रियाओं में ही होता है, क्योंकि भाववाच्य जो होता है उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इस कारण वह हमेशा ही अकर्मक क्रियाओं में होता है, ठीक। अच्छे से समझ आ गया होगा, तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर बोला गया है कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर बोला गया है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य का यानी कि मतलब होता है कर्म, क्या होता है, कर्म, जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, अकर्मक क्रिया है और एक सकर्मक क्रिया है, और दोनों के लिए ही उसने बोला है। अब यहाँ पर सकर्मक क्रिया की बात करें तो सकर्मक क्रिया में कौन प्रधान रहता है, तो उसमें आपका कर्म प्रधान रहता है, तो यहाँ तक तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक। अब अकर्मक क्रिया की बात करें तो अकर्मक क्रिया में कभी भी आपका कर्म नहीं होना चाहिए, कर्म कभी भी नहीं होना चाहिए। यदि कर्म है तो वह अकर्मक क्रिया कहाँ से रही, वह तो सकर्मक बन गई ना। तो ध्यान से समझिए, कर्म की प्रधानता जहाँ पर नहीं होगी वही होती है आपकी अकर्मक क्रिया, और यहाँ पर बोला गया है कर्मवाच्य का प्रयोग दोनों के लिए होगा, नहीं होगा, अकर्मक क्रिया के लिए नहीं होगा, सिर्फ सकर्मक क्रिया के लिए होगा। तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, यही क्या है, गलत है, ठीक। नेक्स्ट को और देख लेते हैं, और क्या दिया हुआ है, कर्तावाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। कर्तावाच्य का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर होता है कर्ता जहाँ पर प्रधान हो, क्या, कर्ता जहाँ पर प्रधान हो। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, कर्ता होना चाहिए जिस वाक्य में, वो तो हो गया आपका कर्तावाच्य, और ऐसा सारे ही वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें आपके कर्ता होते हैं, लेकिन कुछ जैसे कि आप बोलो कि वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें आपके कर्ता नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये वाक्य है, जैसे कि बाग में जाकर खेलो, क्या, बाग में जाकर खेलो, या फिर हम बोलें खिड़की खोल दो। हमने बोला बाग में जाकर खेलो, या फिर हमने बोला खिड़की खोल दो, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर यहाँ पर आपका कर्ता तो है ही नहीं, लेकिन 100% यहाँ पर कर्ता रहता है। कर्ता कहाँ क्या होता है, तो कर्ता हमेशा ही यहाँ पर यू होता है, क्या होता है, यू होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तुम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तुम। हमेशा ही ये जितने भी ऐसे वाक्य होते हैं इनमें हमेशा ही जो कर्ता होता है वह सदैव ही यू रहता है, जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, तुम कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, बाग में जाकर खेलो, ये जो वाक्य बोला जा रहा है, ये बोला तो सिर्फ इस प्रकार से जाता है, लेकिन इसका जो पूरा सेंटेंस होता है वो यही होता है, तुम बाग में जाकर खेलो।
अब यहाँ पर खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो का पूरा सेंटेंस क्या होगा, तुम खिड़की खोल दो। तो अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसा कोई वाक्य नहीं होता जिसमें आपका कर्ता नहीं हो। यदि कर्ता नहीं हो तो फिर तो वह वाक्य बनेगा ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कर्तावाच्य यानी कि कर्ता होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए एक है आपका अकर्मक क्रिया और एक है आपका सकर्मक क्रिया। यदि कर्म की बात करें तो यहाँ पर आपका अकर्मक क्रिया जो है उसमें आपका कर्म नहीं होगा। लेकिन ऐसा कोई भी वाक्य नहीं है जिसमें कर्ता ना हो, कर्ता ना हो। तो कर्ता का प्रयोग जो होता है वह आपका सकर्मक और अकर्मक दोनों में किया जाता है। सिर्फ कर्म की यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट को देखें तो नेक्स्ट क्या है, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। अब सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है, तो वो चीज़ ध्यान से समझिए। प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जब आप एक क्रिया को किसी अन्य से कराओ, किसी क्रिया को आप किसी अन्य से कराते हो, किसी और से कराते हो, तो वहाँ पर क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कि हम बोलें सीता ने रानी से कपड़े धुलवाए। अब आप पूछोगे क्या धुलवाए, तो यहाँ पर कपड़े जो है, देखिए सीता तो यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गई, लेकिन यहाँ पर वो कपड़े जो है तो कपड़े क्या हो जाएगा, तो कपड़े हो जाएगा यहाँ पर कर्म, और कर्म किसके साथ जुड़ा हुआ है, आपका क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। सीता ने रानी से कपड़े धुलवाए, कपड़े धुलवाए, धुलना एक क्रिया होती है और कपड़े क्या होता है, एक संज्ञा हो शब्द होता है। तो कपड़ा क्या हो गया, कर्म हो गया और क्रिया के साथ वह जुड़ा हुआ है, तो वह क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गई। अब यहाँ पर आपको यही बोला गया था कि प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है वह सकर्मक क्रिया होती है। जितनी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं वह सकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे कि हम यहाँ पर और यदि एग्जाम्पल से समझें तो जैसे कि मोहित ने अपने भाई को शिक्षक से पढ़वाया। मोहित ने अपने भाई को शिक्षक से पढ़वाया। अब पढ़वाया किससे पढ़वाया, तो शिक्षक से पढ़वाया। उसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, कर्म जुड़ा हुआ है। तो जितनी भी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कि प्रेरणार्थक होती हैं वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। ठीक, याद रखिएगा। इसका नेक्स्ट है आपका, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया नहीं है। द्विकर्मक क्रिया जिस वाक्य में नहीं है वो हमें बताना है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका माँ बच्चे को खाना खिलाती है। दूसरा है शिक्षक विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ाते हैं। तीसरा है आपका कोच खिलाड़ी को कबड्डी सिखाता है। और चौथा है आपका माँ बच्चे को नौकरानी से सुलवाती है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझिएगा आप। सबसे पहले आपको क्या समझना है, तो देखिए वो ये है कि द्विकर्मक क्रिया जो होती है वह क्या होती है। तो देखिए द्विकर्मक क्रिया की बात करें तो जिस वाक्य में क्या, जिस वाक्य में दो कर्म हो, जिस वाक्य में दो कर्म होते हैं वह आपके द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। लेकिन किस प्रकार से होते हैं, तो यदि हम बात करें पहला क्या होता है, प्रथम होता है। प्रथम जो होता है वह क्या होता है आपका प्राणीवाचक, क्या होता है, प्राणीवाचक, या फिर हम बोल सकते हैं सजीव, क्या होगा, सजीव होगा। दूसरे की हम बात करें द्वितीय, तो द्वितीय क्या होता है, तो द्वितीय हमेशा होता है निर्जीव, या फिर आप बोल सकते हो अप्राणीवाचक, क्या बोल सकते हो, अप्राणीवाचक, या फिर आप बोल सकते हो निर्जीव। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, दो कर्म होने चाहिए। जिस वाक्य में आपके दो कर्म होंगे वह आपकी द्विकर्मक क्रिया होगी। और यहाँ हमसे पूछा गया है किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, माँ बच्चे को खाना खिलाती है। माँ यहाँ पर सब्जेक्ट है, बच्चा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, खाना यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट क्या है, प्राणीवाचक है यानी कि सजीव है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर निर्जीव है, खाना। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका द्विकर्मक क्रिया हो गई, तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। ठीक, इसके बाद दूसरा है शिक्षक विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ाता है। विद्यार्थियों को, देखिए शिक्षक यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विद्यार्थियों क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और पुस्तक क्या हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि यहाँ पर आपके दो कर्म दिए गए हैं। पहला कर्म है वो आपका प्राणीवाचक है यानी कि सजीव है, दूसरा है जो कि आपका एक निर्जीव है। ठीक, तो इसको भी हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। तीसरा देखते हैं, कोच खिलाड़ी को कबड्डी सिखाता है। अब यहाँ पर आप देखिए, कोच क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, खिलाड़ी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, कबड्डी क्या हुआ, ये भी आपका ऑब्जेक्ट हुआ। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कर्म ये है, एक कर्म ये है। पहला कर्म जो है वह प्राणीवाचक है यानी सजीव है। कबड्डी क्या है, कबड्डी एक निर्जीव है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका
द्विकर्मक क्रिया। ठीक, अब लास्ट बचता है, यही हमारा आंसर होगा। तो कैसे होगा वो चीज़ समझ लेते हैं। माँ बच्चे को नौकरानी से सुलवाती है। अब देखिए, माँ जो है बच्चे को नौकरानी से सुलवाती है। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर माँ क्या है, माँ यहाँ पर सब्जेक्ट है, और उसके बाद बच्चा क्या है, बच्चा ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर नौकरानी जो है वह भी आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट जो है वो भी आपका क्या है, प्राणीवाचक है, दूसरा है वो भी आपका प्राणीवाचक है। लेकिन हम इससे डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ पर आपका द्विकर्मक है या नहीं, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि जो हम पढ़ते हैं उसमें हमने अभी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। हमने आपको बताया था कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जहाँ पर एक क्रिया खुद स्वयं ना करके किसी और से करवाई जाए। माँ ने बच्चे को स्वयं नहीं सुलाया है, नौकरानी से सुलवाया है। जब नौकरानी से कार्य करवाया है, जब कोई क्रिया किसी दूसरे से करवाई जाती है तो वहाँ पर वो क्या होती है, हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है आपका 2 भेद होते हैं, दूसरा दिया हुआ है 3 भेद होते हैं, तीसरा दिया हुआ है 4 भेद होते हैं, और चौथा दिया हुआ है 5 भेद होते हैं। ठीक, तो देखिए कर्म के आधार पर सदैव ही आपके 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, जिनमें से पहला होता है आपका सकर्मक क्रिया, और दूसरा होता है आपका अकर्मक क्रिया। क्या होता है, अकर्मक क्रिया। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा, तो पहला सही हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका, सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है। हमें बताना है सकर्मक क्रिया का वाक्य होना चाहिए जिसके साथ आपका कर्म हो। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। सबसे पहला है आपका, कुत्ता सड़क पर खड़ा है। अब आप यहाँ पर बोलोगे कि देखिए कुत्ता क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सड़क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। और अकर्मक क्रिया क्यों होगा, तो वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। यदि हमने बोला कैसे खड़ा है, तो यह क्या आप उत्तर दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। कैसे खड़ा है यदि हम यहाँ पर पूछें तो यहाँ पर आप उत्तर नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका एक अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, लता स्कूल में पढ़ती है। अब लता स्कूल में पढ़ती है, लता है सब्जेक्ट है, स्कूल क्या है, तो स्कूल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, में पढ़ती है। क्या पढ़ती है, यदि हम यहाँ पर ये पूछें कि क्या पढ़ती है, तो आप कुछ भी बता सकते हो, अखबार पढ़ती है, किताब पढ़ती है, या कुछ भी आप बता सकते हो। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सकर्मक। अब यहाँ पर आप ये चीज़ मत समझिएगा कि लता स्कूल में पढ़ती है, तो यहाँ पर स्कूल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट की वजह से इस वाक्य में यदि ऑब्जेक्ट है तो इसकी वजह से ये एक सकर्मक क्रिया है। नहीं, यहाँ पर हम और भी कुछ लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला जाए लता स्कूल में किताब पढ़ती है, अखबार पढ़ती है, या कुछ भी हम लगा सकते हैं। तो हम लगा सकते हैं, जब किसी क्रिया के साथ हम कुछ भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं तो वही होगी आपकी सकर्मक क्रिया। उसके साथ यदि हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते तो वाक्य में चाहे कितने भी ऑब्जेक्ट दिए हों वो आपकी सकर्मक क्रिया नहीं होगी। ठीक, याद रखिएगा इस बात को। यहाँ पर देखिए, कुत्ता सड़क पर खड़ा है। क्या खड़ा है, यदि हम यहाँ पर पूछें तो क्या आप बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। आप बोलोगे तो यहाँ पर कुत्ता बोलोगे, तो कुत्ता क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी कि यहाँ पर जो क्रिया जो होगी, क्रिया के साथ यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को जोड़ सकें, तभी वह आपका सकर्मक क्रिया कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पूछा गया है, सकर्मक क्रिया की पहचान कीजिए। ठीक, तो सकर्मक क्रिया की पहचान करनी है, यानी कि हमें कर्म साथ में होना चाहिए। तो सबसे पहला दिया हुआ है दौड़ना, दूसरा दिया हुआ है आपका हंसना, तीसरा दिया हुआ है पढ़ना, और चौथा दिया हुआ है आना। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, हम पूछे कि क्या दौड़ता है, तो आप उत्तर दे पाओगे, नहीं दे पाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हंसता है, यदि आप उत्तर दे पाओगे, नहीं दे पाओगे तो ये कैंसिल। क्या आता है, तो ये उत्तर दे पाओगे, तो नहीं दे पाओगे तो ये भी कैंसिल।
तो क्या पढ़ता है, तो किताब पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, कुछ ना कुछ पढ़ता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। ठीक, इस बार नेक्स्ट है राम सेब खाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रकार है, कौन सा प्रकार है, तो सबसे पहला है आपका पूर्वकालिक क्रिया, दूसरा है आपका सकर्मक क्रिया, तीसरा है आपका अकर्मक क्रिया और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर देखिए राम सेब खाता है, तो क्या खाता है, तो सेब खाता है, और सेब क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य, सिर्फ कर्मवाच्य होगा इसमें, तो कर्मवाच्य होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया, यानी कर्म इसके साथ होना चाहिए। अब यदि आपको नहीं पता हो कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, तो वो भी आप समझ लीजिए, जैसे कि मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होने वाली क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होने वाली जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। और इसके लिए होता क्या है, तो यहाँ पर है आपका मूल क्रिया, क्या मूल क्रिया प्लस कर प्रत्यय, क्या कर प्रत्यय, कर प्रत्यय जुड़ा होता है मूल क्रिया के साथ, तो वह क्या होती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि हम बोलें नहाकर, पढ़कर, चलकर, ठीक,